लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसने क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोला कि अगर x 0 से π/2 के बीच में और एफ एक्स इज दिस, ये ठीक है, एफ एक्स इज दिस एक्सप्रेशन, तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ एक्स अल्टीमेटली कांस्टेंट आएगा π/4 एक्स की हर वैल्यू के लिए। ठीक है, फिर दोबारा एफ एक्स क्या है, दिस इज 0 टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी प्लस 0 टू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स एक्स रूट टी डी टी। ये ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है और उस कांस्टेंट का वैल्यू कितना आएगा π/4। तो पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि कांस्टेंट है, फिर ये प्रूव करना है कि इसका वैल्यू π/4 आएगा। तो कांस्टेंट प्रूव करने के लिए मतलब एक लाइन ऑफ थिंकिंग क्या हो सकता है कि हम ये प्रूव कर दें कि एफ डैश एक्स 0 है। ठीक है, तो वहाँ से तो प्रूव हो जाएगा कि एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया। फिर किसी भी एक एक्स की वैल्यू के लिए इफ़ आई एम एबल टू शो कि वैल्यू π/4 आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन तो हर एक्स की वैल्यू के लिए सेम ही है, वाई का वैल्यू आएगा। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन प्रूव करने के बाद मैंने ये शो कर दिया कि इस फंक्शन का वैल्यू एक एक्स की वैल्यू के लिए π/4 आ रहा है, कोई भी एक्स की वैल्यू के लिए, ये ठीक है, तो फिर क्या होगा, बाकी हमेशा ही उसका वैल्यू फिर π/4 रहेगा। तो कांस्टेंट कैसे प्रूव करेंगे, ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन 0 दिखा के। तो हमने डिफरेंशिएट किया, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, दो इंटीग्रल हैं तो पहले वाले इंटीग्रल में पहले अपर लिमिट को डिफरेंशिएट किया, तो वहाँ से आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू फिर जो भी इंटीग्रेंड है, मतलब जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो ये फंक्शन है, इसमें इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की जगह पे अपर लिमिट रख दिया, तो यहाँ पे हमने टी की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स रख दिया, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे हो गया, ये ठीक है। फिर लोअर लिमिट पे तो 0 हो गया, ठीक है, तो लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो उसे लिखा नहीं हमने। फिर दूसरे इंटीग्रल पे आए, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो आ जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, चेन रूल से, तो माइनस हमने ऐसे लिख दिया, इंटू कॉस इनवर्स ऑफ, फिर टी की जगह पे अपर लिमिट रखा कॉस स्क्वायर एक्स, ये ठीक है, ये आ गया। ना दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2, इसको मिला के साइन 2x लिख सकते हैं इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय, ठीक है, और इसको लिख लिया साइन इनवर्स रूट साइन स्क्वायर। वैसे तो अगर हमें और कहीं आएगा तो हम रूट साइन स्क्वायर को लिखेंगे मॉड साइन एक्स, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि x 0 और π/2 के बीच में, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही हमें प्रूव करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फिर मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन कॉस सभी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हमने केवल साइन एक्स लिख दिया। फिर माइनस ये फिर साइन 2x हो गया, और सेम लॉजिक यहाँ पे लग जाएगा, कॉस इनवर्स रूट कॉस स्क्वायर को मॉड कॉस एक्स लिखेंगे, और बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए मॉड हटा दिया, केवल कॉस एक्स लिख दिया, ये ठीक है। फिर अगर तुमने इनवर्स फंक्शन पढ़ रखा है तो वहाँ से साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स वैसे हमेशा एक्स के बराबर नहीं होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स हमेशा वैसे एक्स के बराबर नहीं होगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन इनवर्स साइन एक्स को ऐसे ही एक्स लिख सकते हैं, ये ठीक है। ये एक्स कैसे लिख दिया, ये जानने के लिए इनवर्स वाला चैप्टर पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। साइन और साइन वर्स ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन होता है, कंडीशन ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तभी ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ऐसे कर सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan x को भी x लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos x को भी x लिख सकते हैं, ये ठीक है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। दूसरा टर्म भी सेम लॉजिक से, इसके लिए भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको भी cos इनवर्स cos x को क्या लिख सकते हैं, x। अब ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम हो गया, तो कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो मतलब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये ठीक है। और अगर एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो फिर क्या होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू रख सकते हैं एक्स का, हर जगह वैल्यू बराबर ही आएगा, ठीक है।
तो अब हमें ये बेसिकली, ये तो हमें कांस्टेंट ही पता लगा है, अब हमें वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, पाई बाई 4 पे वैल्यू निकाल लिया, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। दोबारा सुनो, फंक्शन एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, तो एफ एक्स और एफ वाई बराबर होगा चाहे वाई कुछ भी हो। कांस्टेंट का मतलब तो यही होता है हर जगह सेम वैल्यू। तो मैंने किसी भी एक जगह पे वैल्यू निकाल लिया, मान लिया मैंने एक्स बराबर पाई बाई 4 पे वैल्यू निकाल लिया। अब पाई बाई 4 ही क्यों चूज़ किया, वैसे तो हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, बट पाई बाई 4 हमने इसलिए चूज़ किया कि एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे क्या होगा कि इन दो इंटीग्रल को हम मिला पाएंगे। क्यों मिला पाएंगे, क्योंकि अपर लिमिट सेम हो जाएगा। पाई बाई 4 पे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर आएगी, पाई बाई 4 रखोगे तो साइन एक्स का वैल्यू कितना आएगा 1/√2, तो उसका स्क्वायर किया तो 1/2। तो यहाँ पे भी अपर लिमिट हाफ हो जाएगा, यहाँ पे भी अपर लिमिट हाफ हो जाएगा। तो जो इंटीग्रल है, जैसे एफ पाई बाई 4 का अच्छा मतलब क्या है, एफ एक्स अगर ये है तो एक्स की जगह अगर मैंने पाई बाई 4 रखा तो सब जगह पे एक्स की जगह पाई बाई 4 रखा जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एफ पाई बाई 4, और वो क्या आएगा 0 से लेके हाफ तक साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस 0 से लेके हाफ तक कॉस इनवर्स रूट टी डी टी, ये आ गया। ठीक है, इसको मिला लिया हमने तो आ गया 0 से लेके हाफ तक साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी डी टी, ये हो गया ये। ठीक है, पाई बाई 4 रखने का फ़ायदा क्या हुआ कि दोनों का लिमिट सेम हो गया। दोनों के लिमिट सेम होने से फ़ायदा क्या हुआ कि दोनों को क्लब कर लिया हमने, क्योंकि लिमिट सेम है। दोनों को क्लब करने से फ़ायदा क्या हुआ कि बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स तो हमेशा कितना होता है पाई बाई 2। तो ये हो गया 0 से लेके हाफ तक पाई बाई 2 डी टी। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका इंटीग्रेशन तो एक्स आ जाएगा, पाई बाई 2 को छोड़ के एक्स आ जाएगा। एक्स को जब 0 और हाफ पे वैल्यूएट किया तो हाफ आ जाएगा। तो कितना आ गया आंसर पाई बाई 4। मतलब अगर हमने एफ पाई बाई 4 को कैलकुलेट किया तो हमें इंटीग्रल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का। वैसे वो भी निकल आएगा, वो कोई भारी काम नहीं है, कैलकुलेशन वाइज ऑफ कोर्स लेंदी होगा, बट क्या बोलते हैं बाई पार्ट्स लगा के उसको भी निकाल सकते हैं। बट ऐसे करने से क्या हुआ, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, बहुत कम कैलकुलेशन हो गया। पाई बाई 4 का ये फ़ायदा हुआ। पाई बाई 4 पे वैल्यू कितना है पाई बाई 4, तो सभी जगह पे वैल्यू कितना आ गया पाई बाई 4। तो यही हमारा हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन उसने यही बोला था कि ये प्रूव करो कि इसका वैल्यू पाई बाई 4 है, तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब लिखा मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला कि लेट एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, let f(x) is a periodic function with period, ठीक है, कैपिटल T, then prove that इंटीग्रल x से लेके x प्लस कैपिटल T एफ एक्स डी एक्स, ये ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये ठीक है, गिवन, ये ठीक है, ये हो गया। तो अब हमने सोल्यूशन लिखा। ठीक है, वापस इसने बोला कि एफ एक्स को इंटीग्रेट किया और उसको एक्स और एक्स प्लस टी के बीच में इंटीग्रेट किया है। ठीक है, तो फिर वही बात है, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स अलग अलग एक्स है, क्योंकि ये एक्स तो डी एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स इंटीग्रेटिंग वेरिएबल हो गया। तो ये जो अंदर वाला एक्स है उसकी जगह तो हम और कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लिया हमने एफ जेड लिख लिया, डी जेड। ठीक है, ताकि एक्स में कन्फ्यूजन ना हो कौन सा एक्स कौन सा, ऐसे लिख लिया हम। हमें ये प्रूव करना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मतलब या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या किया, थियोरेटिकली तो क्या होगा, इसको जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, फिर जेड की जगह ये अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखो, तो राइट हैंड साइड पे एक्स का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। हमें प्रूव करना है कि उसमें एक्स बचेगा ही नहीं, कट पिट के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को जी एक्स मान लिया। ठीक है, थियोरेटिकली तो राइट हैंड साइड पे एक्स का फंक्शन आना चाहिए, क्योंकि लिमिट्स में एक्स आ रहा है।
जी एक्स मान लिया, अब हमें ये प्रूव करना है कि जी एक्स में एक्स नहीं आएगा, या फिर जी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, या फिर ये ठीक है जी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक ही बात है वो। अगर मान लिया जो एफ फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, अगर ठीक है, अगर कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो एक लाइन में प्रूव हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें ऐसा उसने कुछ बोला नहीं कि कॉन्टीन्यूस या डिफरेंशिएबल है, ठीक है, फिर भी मैं ये इलस्ट्रेट करने के लिए मान लिया मेथड 1 से, अगर कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल है तब तो हमें ये प्रूव करना है कि जी एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो जी एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो जी डैश एक्स क्या आना चाहिए, जीरो। तो हमने देख लिया एफ जेड बी जेड, ये ठीक है। ये वापस मैंने क्या बोला, दिस इज अंडर द अजम्पशन दैट फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस। डिफ्रेंशिएट किया तो अपर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो टी कैपिटल टी तो एक कांस्टेंट है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा 1। फिर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल में ये लिमिट रख दिया तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस, फिर लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन फिर 1, फिर एफ में इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जेड की जगह पे लोअर लिमिट रख दिया तो ये आ गया एफ एक्स, मतलब ये तो ऐसे आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ एक्स, ये बना डिफ्रेंशिएट करने के बाद, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड कैपिटल टी। तो अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है उसका पीरियड कैपिटल टी है तो फंक्शन में पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी और एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए अगर पीरियोडिक है, तो ये कितना हो गया 0। क्यों, एज एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड कैपिटल टी, वो रिजल्ट यूज किया। तो दिस इम्प्लाइज जी एक्स, अगर जी डैश एक्स 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जी एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन। जी ठीक है, जी एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन होने का मतलब क्या है कि जी एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया, ये ठीक है। एक तरीका तो हमारा ये हो गया।